हेलो एवरीवन, आज हमारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सेकंड डे है एंड आज हम आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 सॉल्व करवाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड अगर आपने सैम्पल पेपर 2 और सैम्पल पेपर 1 अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन वीडियो को भी आप देखें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 के अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एकदम सेम इंस्ट्रक्शन है। सेक्शन ए बी सी 20 और 10 एमसीक्यू हैं। सेक्शन ए में आपको 16 करने हैं, बी में आपको 16 करने हैं और सेक्शन सी में आपको 8 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं अपने एग्जाम में। अभी मैं आपको ये सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एंड आपको गाइड करता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में स्किप करना है और कैसे डिसीजन लेना है। अब आप देखिए, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है। अपने को बताना है कि 97 मोड 5 क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम 97 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 95 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 97 में से 95 माइनस करने पे 2 हमारा रिमाइंडर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, -17 को 4 के टेबल पे डिवाइड करना है तो -17 से जो बड़ा नंबर आएगा 4 के टेबल पे वो 20 आएगा। 4 इंटू 5 20। तो 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो 3 हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे एलिगेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। बताने का है, हाउ मैनी केजी ऑफ सोल्ट जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर केजी मस्ट ए मैन मिक्स विद 35 केजी। यानी कि अपने को x केजी मिक्स करना है 35 केजी में। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। इस x केजी का वैल्यू अपने को डिटरमाइन करना है। x केजी का जो प्राइस है वो है 50 पैसे। इसको अपने को मिक्स करना है 35 केजी के सोल्ट में। और जो 35 केजी का सोल्ट है इसका टोटल कॉस्ट है 34 पैसे। तो यहाँ पे लिख देंगे 34 पैसे, P4 पैसे। सो डैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 44 पर केजी। भाई यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अपने को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे और वर्किंग में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या है। उसके लिए हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर है वो 44 रुपी दिया गया है, सॉरी 44 पैसे अपने को दिया गया है, ठीक है। एंड कहा जा रहा है कि वो 10% जो है गेन अर्न करता है, 10% प्रॉफिट अर्न करता है, राइट। अगर प्रॉफिट का वैल्यू 10% है गाइस, यहाँ पे लिख दो पहले तो आप 10% अपना प्रॉफिट है। और आप यहाँ पे लिख दो सीपी कितना होना चाहिए, क्योंकि सीपी चाहिए अपने को, तो सीपी कितना होना चाहिए, तो भाई सीपी वाई होना चाहिए। अगर सीपी वाई है गाइस तो यहाँ पे 10% वाई का करेंगे, राइट। प्रॉफिट हमेशा, चाहे प्रॉफिट की बात हो चाहे लॉस की बात हो, वो कॉस्ट प्राइस पे फाइंड किया जाता है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो सिंपल सिंपल वाई का 10% करेंगे, यानी कि इसको लिख देंगे 10 अपॉन में 100। परसेंटेज रिमूव करा तो 10 अपॉन में 100 और सीपी हमने वाई माना हुआ है। 0 से 0 कट करा तो ये हमारा आंसर बन गया 0.1 वाई, राइट, 0.1 वाई। अब अपने क्वेश्चन में अपने को सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 44, तो एसपी का वैल्यू 44, एसपी का वैल्यू होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी वाई है, प्रॉफिट 0.1 वाई है। वाई और 0.1 वाई को मल्टीप्लस करेंगे तो 1.1 वाई आएगा। दिस इज इक्वल टू में 44। 1.1 से पॉइंट रिमूव करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। सो 11/10 वाई इज इक्वल टू में 44। आपको विजिबल है ना यहाँ तक? ओके। इसके बाद अब थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 11 से 44 को कट करेंगे 4 आएगा। सो डैट हमारे y का वैल्यू बन जाएगा 4 इंटू 10 40, ठीक है। 4 इंटू 10 40 पैसा। तो मिक्सचर का प्राइस यहाँ पे लिख देंगे 40 पैसा। अब एलिगेशन अप्लाई करेंगे। 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 10 पैसा। एंड 40 में से 34 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पैसा। पैसे से पैसे कैंसिल, 6 और 10 को 2 के टेबल पे कट करेंगे तो वैल्यू विल बी 3 और 5, राइट। वैल्यू विल बी 3 और 5। तो अपने को गाइज अब आप यहाँ पे ऐसे देखिए, ये जो 5 है, इस 5 का जो वैल्यू है वो 35 केजी है। तो हमें बताना है कि 3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्योंकि अपने को x केजी फाइंड करना है। तो 5 का वैल्यू अगर 35 केजी है तो 3 का वैल्यू क्या है। तो 5 को 35 केजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा होगा। 5 इंटू 7 35 होता है। तो इसी तरह 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सेम मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x का वैल्यू है ये बन जाएगा 3 × 7 21 केजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। बताइए गाइस, आपको यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? इजी क्वेश्चन है ना ये? वेरी वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किशोर का जो स्पीड है विद द करंट, किशोर का स्पीड विद द करंट आपको दिया हुआ है 15 के, ये क्या लिखा है केजी लिखा हुआ है, यहाँ पे केएम आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है किशोर का स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना है। भाई विद द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, राइट। विद द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में हम करते हैं ऐड, तो आपको x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है टोटल मिला के 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। x प्लस वाई का वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि पानी का स्पीड है, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हमें y का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। आपको बताना है अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना है, अप स्ट्रीम स्पीड फाइंड करना है, तो हमें x माइनस वाई बताना है कितना है। पहले इनको माइनस कर लेते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y और y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x रहेगा, तो x इक्वल टू 15 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है, 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें x माइनस वाई बताना है, तो 12.5 में से माइनस करेंगे 2.5, 2.5 और 12.5 को माइनस करने पे 10 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। तो किशोर का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। 4 क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट नहीं है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन है, और कहता है अगर a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, तो सम बताइए 2 ऑफ 2 एंट्री। 2 ऑफ 2 एंट्री का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को प्लस करके बताओ क्या होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को देखेंगे तो a में 2 है और यहाँ पे -5 है, 2 और -5 करेंगे तो -3, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। इस तरह के लड्डू लेवल के क्वेश्चन को फटाफट से उड़ा देते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये एक सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है। अगर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है -8x y और 5, ट्रांसपोज करेंगे तो -8x इधर आ जाएगा और यहाँ पे y और फिर इधर 5 आ जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं गाइस, अपन ये कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो y के इक्वल है, ठीक है, जो y का वैल्यू है वो x के इक्वल है, बट वैल्यू है क्या ये अपने को नहीं मालूम, बट x इक्वल टू y है। x इक्वल टू y का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 8th क्वेश्चन कहता है अगर a एक सिमेट्रिक है। भाई अगर a एक सिमेट्रिक है तो सिंपल मतलब है कि जो a ट्रांसपोज है वो a के इक्वल है, तो अपने को बताना है कि a की पावर n क्या होगा। भाई अगर हम इसके अंदर पावर n दोनों तरफ रेस करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे a ट्रांसपोज की पावर ऐसे n, और यहाँ पे आ जाएगा ये a की पावर n। ये ट्रांसपोज और n को पावर को इंटरचेंज कर लो तो a की पावर n और ऐसे करके ट्रांसपोज। तो हमने देखा कि भाई जो a की पावर n है वो a n के ट्रांसपोज के इक्वल है। अगर कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है a प्लस आई और a माइनस आई का वैल्यू बताइए। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अपने को a प्लस आई दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका वैल्यू है 3 -2 4 और 1, राइट। ये अपने को वैल्यू दिया हुआ है a प्लस आई का, हमें पता लगाना है कि a माइनस आई का वैल्यू क्या है। a माइनस आई का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो a माइनस आई पूरा एग्जैक्ट फाइंड पता लगाने के लिए देखो जरा क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस आई चाहिए, तो आप ये सोचो कि इस a प्लस आई में ऐसा क्या किया जाए कि हमारा आंसर a माइनस आई हो जाए। एकदम ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर -2i कर दूं, a प्लस आई में अगर मैं माइनस का 2i कर दूं तो मेरे पास a माइनस आई का वैल्यू आएगा। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, -2i करूंगा, 2i का मतलब है 2002 करूंगा, राइट। 2002 माइनस करूंगा तो मेरे पास a माइनस आई आ जाएगा। 3 में 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, -2 में 0 माइनस करेंगे -2 रहेगा, 4 में 0 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 में 2 माइनस करेंगे तो भाई -1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको बढ़िया से नोट कर लेते हैं भाई, 3 -2 4 और 1, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को 1 -2 4 और -1 से, राइट। तो 3 को 1 से करेंगे 3, -2 को 4 से करेंगे -8, पहला वैल्यू 5 आएगा। पहला वैल्यू 5 देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है।
अपना भी आंसर नेगेटिव आया है तो लिख देते हैं भाई -5 पहला एलिमेंट है। 3 को -2 से करेंगे -6 आएगा, -2 को -1 से करेंगे +2 आएगा, माइनस का 6 और प्लस का 2 टोटल मिला करके माइनस का 4 हो जाएगा, राइट। टोटल मिला के माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 यहाँ पे दिया हुआ है और माइनस का 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेकंड एलिमेंट -4 आ गया। इसके बाद 4 को 1 से करेंगे 4 और 1 को 4 से करेंगे 4, 4 + 4 होता है 8, तो टोटल वैल्यू 8 आएगा। टोटल वैल्यू 800 को यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ पे -8 था तो -8 तो हमारा आंसर आया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। फोर्थ एलिमेंट डिटरमाइन करने की नीड नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 4 को -2 से करेंगे -8 आएगा, 1 को -1 से करेंगे -1 आएगा, -8 और -1 -9 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गाइस कहते हैं कि लैम्डा का वैल्यू बताइए अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 0 है। 0 का मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई लैम्डा 1 -1 माइनस लैम्डा। ए स्क्वायर करने का मतलब है अपने को इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो लैम्डा 1 -1 और माइनस लैम्डा, और इसको इक्वेट करना है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 से, राइट। ओके गाइस, तो लैम्डा को लैम्डा से करेंगे भाई तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा। गाइस बस फर्स्ट एलिमेंट से अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर -1 और इसके अपोजिट में यहाँ से फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 है, तो लैम्डा की पावर 2 -1 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की पावर 2 इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू +-1 +-1 बोलें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। इससे अधिक आपको करने की नीड ही नहीं है यार। जब फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करके हमारा आंसर आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करने की क्या नीड है। फिर भी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप शौक से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर +-1 ही आएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 मैट्रिसेस चैप्टर का ही है। एक्चुअली मैट्रिक्स का नहीं है, इसको हम डिटर्मिनेंट की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। भाई सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब है जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, राइट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कहता है कि भाई आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा e की पावर में x-2 मल्टीप्लाई e की पावर पे 2x + 3। फटाफट तेजी में करना है, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन लगा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो e की पावर 2 + x पे हम मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 7 + x और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। बहुत आसान है गाइस, ये बहुत आसान है। यहाँ पे e और e बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, ये x और 2x ऐड होकर के बन जाएगा 3x, और ये -2 और +3 टोटल मिला के बन जाएगा अपने पास +1। ये वाली नेगेटिव टर्म को यहाँ पे कर देते हैं तो इक्वल टू में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और सेम रूल अप्लाई करेंगे, पावर एडिंग करनी है तो 2 में 7 एडिंग करेंगे 9 हो जाएगा, x में ये x एडिंग करेंगे तो टोटल ये 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे e और e बेस सेम है तो ये दोनों पावर जो है सेम होना चाहिए, यानी कि 3x प्लस में 1 का टोटल वैल्यू 9 + 2x होना चाहिए। इस वाले 2x को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे x हो जाएगा, +1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है गाइस ये बताइए आप मुझे, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। तो अपने दोस्तों को भी बताओ भाई कि सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि क्रैमर रूल का यूज करके इक्वेशन को सोल्व करो। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं इसके अंदर क्रैमर रूल यूज ना करूं तो क्या कोई हमसे पूछने आएगा एग्जाम में कि आपने क्रैमर रूल यूज क्यों नहीं किया? कोई भी नहीं पूछने आएगा भाई, उनको क्या पता हमने कौन सा मेथड यूज करा, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो हम इसके अंदर ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इक्वेशन नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले है 3x प्लस में y प्लस में 2z, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन है अपने को 2x माइनस 3y माइनस z, एंड थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस में 2y प्लस में z, राइट। अब इन तीनों ही इक्वेशन में ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू को पुट करना है, यानी कि x1 y2 और z-1। तो अगर x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, y को 2 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, z को -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल होके 3 हो गया, और आप यहाँ पे देखो 3 ही दिया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 तो -6 हो जाएगा, z की वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा,
2 में +1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में -6 करेंगे तो -3 हो जाएगा। आप देखिए भैया -3 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि और चांसेस इंक्रीज हो गए ऑप्शन नंबर ए के करेक्ट होने के। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 यानी कि 4 और z की वैल्यू -1 तो -1 +1 -1 कैंसिल 4 आ गया और यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है। भाई तीनों की तीनों इक्वेशन ऑप्शन नंबर ए ने सेटिस्फाई कर दी हैं, बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम क्रैमर रूल का यूज नहीं करेंगे। कितना आसान है गाइस, थोड़ा सा बस सोचने का तरीका चेंज करो। 100% आपके 40 में से 35 प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, सोचता है कि हमें मल्टीप्लाई करना नहीं आता, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहे हैं। डिटर्मिनेंट के वैल्यू के लिए पहले अपने पास 3x3 का मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बिना तो डिटर्मिनेंट इवेल्युएट नहीं हो सकता। तो पहले अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 को 9 से करेंगे 18 आएगा और 2 को 5 से करेंगे 10 आ जाएगा। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो -4 से करने पे अपना यहाँ पे आ जाएगा ये -4, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में 36 और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में 20। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 और 7 5 जा 35, राइट। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया है। अब आप इसको इवेल्युएट करो, सोल्व करो, पता लगाओ आंसर क्या होगा। तो गाइस जब आप इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करोगे तो इसके अंदर भी हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वाले सैंपल पेपर में भी एक्सप्लेन करा था कि इस टाइप के क्वेश्चन का मैक्सिमम आंसर 0 होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप एक रिस्की क्वेश्चन मानकर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को रिस्क फैक्टर मान करके 0 आंसर टिक कर सकते हो। 0 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है तो वो इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो 2 इसके अंदर आइडेंटिकल रो आ जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। बाकी जिन बच्चों ने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैंने आपको कह दिया कि रिस्की क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 होता है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की पेपर में जरूरी नहीं है, रिस्की क्वेश्चन मान करके ऑप्शन नंबर ए 0 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं और ए बी डिटर्मिनेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई ए बी डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कितनी सिंपल बात है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है ना, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स हैं, इनमें डायगोनल एलिमेंट से आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड के एलिमेंट 0 हैं। ए वाले में तो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। बी वाले में नीचे की तरफ 0 है, ऊपर की तरफ एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, राइट। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ये वाला है तो इसके नीचे की तरफ 0 है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ये वाले हैं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 है। तो अगर 0 0 0 वाला केस बनता है तो इनका डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, तो ए का डिटर्मिनेंट 8 है। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 2 से करेंगे 2, तो 8 मल्टीप्लाई 2 विल बी 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। सर ये प्रॉपर्टी तो हमें मालूम नहीं थी, कोई समस्या नहीं है, आज मैंने आपको बता दी है, अपनी कॉपी में नोट कर लो जहां पे आप नोट्स बनाते हो। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी 16 हमारा आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको फंक्शन दिया हुआ है, सिंपल डेरिवेटिव बताना है आपको यार। तो डिवीजन रूल का यूज करके हमारा आंसर आ जाएगा। डिवीजन रूल कहता है कि आप पहले इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, तो भाई 10x हो जाएगा। 10x के साथ में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 47 हो जाएगा। फिर इसका रूल होता है बीच में माइनस लगाओ और न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो। x प्लस 47 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 47 को तो लिखेंगे नहीं, तो x का डेरिवेटिव 1 एंड इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, तो x प्लस 47 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 10x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर, और 10x स्क्वायर में ये 5 माइनस करेंगे तो 5x स्क्वायर। कितना? वेरी गुड, 5x स्क्वायर। एंड 10x को मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, तो यहाँ पे एडिशन साइन के साथ में 470x आएगा और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा x प्लस 47 का होल स्क्वायर। नाउ चेक करें ये वाला आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो भाई ऑप्शन सी में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, यहाँ पे 10x² है, गलत है ये। एंड ऑप्शन नंबर ए में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, अगर जल्दबाजी में करोगे तो आप ऑप्शन नंबर ए पे ही टिक कर दोगे, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में इधर माइनस है और हमारे आंसर में यहाँ पे प्लस है, तो हमें माइनस नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी पे। भाई जो हमें गिवन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर के अंदर पॉजिटिव साइन आएगा जो कि आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव किया, हमारा आंसर आ गया। बताइए इससे इजी क्या होगा। देखिए 16वें क्वेश्चन में बतानी है कि मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या रहेगी इस क्लोज इंटरवल के अंदर। तो गाइज ये तो एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट मिनिमम के क्वेश्चन को करने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा और 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। इसको 0 से इक्वेट करेंगे सो दैट क्रिटिकल वैल्यू आ जाए। 3 को कॉमन ले लेंगे, विद इन ब्रैकेट x की पावर 2 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद 3 भी 0 हो जाएगा, x की पावर 2 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की पावर 2 इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू +1 भी आएगा और -1 भी आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो +1 -1 दोनों आएंगे। बट हमें इनमें से वो वैल्यू कंसीडर करनी है जो इस क्लोज इंटरवल में आएगी, तो क्लोज इंटरवल में ये +1 आएगी। तो हमारा यहाँ पे इंटरवल में एक तो वैल्यू +1 आ गया, एक वैल्यू 0 क्वेश्चन ने दिया हुआ था और एक वैल्यू 2 दिया हुआ था। मिनिमम वैल्यू बतानी है गाइस, तो पहले आप यहाँ पे फाइंड करो f(0) कितना है, f(1) कितना है और फंक्शन ऑफ 2 कितना है, राइट। तीनों वैल्यू पे चेक करेंगे, जिस पॉइंट पर सबसे मिनिमम आंसर आएगा उस पर टिक कर देंगे, राइट। तो अगर 0 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, 0 - 0 विल बी 0, 1 पुट करेंगे 1 की पावर 3 - 3 है तो 1 की पावर 3 1 और 1 में 3 माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू 2। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 आई है, -2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है गाइस। नाउ गाइस जैसा कि आप जानते हैं हमने 16 क्वेश्चन पूरे के पूरे सोल्व कर लिए हैं एंड 16 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। तो अगर आप डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेंगे तो अब आपके पास 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन में से जो आपको इजी लगे वो आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना। जैसे कि अगर हम 17 को देखें तो लिटिल बिट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आई मीन कैलकुलेटिव नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। कोशिश करेंगे कि छोटा क्वेश्चन फाइंड करें। 18 देखो, 18 भी इजी है, 18 में कोई दिक्कत नहीं है। 19 तो हद से ज्यादा इजी है, तो अगर एग्जाम में फंस जाएंगे तो जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने को करना है वो रिस्की वाले क्वेश्चन को छोड़ के तो ये 19 वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 19 वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक आपको कांस्टेंट दिया हुआ है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हो गाइस आप मेरी बात को? वेरी वेरी गुड। बट अभी तो हम सारे सोल्व करेंगे, तो 17 पे आते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। हमें एक ये m फंक्शन दिया हुआ है और x के रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना है। तो 13x की पावर 4 का डेरिवेटिव 52x की पावर 3, 52x की पावर 3, 52x की पावर 3 यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये वाला आंसर 0 हो गया। मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, इसको कट कर देंगे। 5x3 का डेरिवेटिव करेंगे 15x², यहाँ पे 15x², यहाँ पे 15x², यहाँ पे 15x², 12y3 है भाई, 12y3। भाई हमारे जो वेरिएबल है वो x है और हमारा जो फंक्शन है वो m है। m और x के अलावा जो भी अपने को नजर आएगा वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो ये वाली टर्म है ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट, 0, एकदम 0। तो भाई देखो यहाँ पे इन्होंने इसको y का डेरिवेटिव किया है, गलत बात है। यहाँ पे इन्होंने डेरिवेटिव किया है, गलत बात है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 12y³ पूरा का पूरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 रहेगा इसका। 24x² का डेरिवेटिव 48x हो जाएगा। फिर से y की पावर 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव -2 और 156 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। देखिए गाइस 18 क्वेश्चन के अंदर ना इन्होंने थोड़ी सी गलत बात करी है। यहाँ पे लिखा हुआ है IN, ठीक है। IN का मतलब कुछ बच्चों को मालूम नहीं होता, तो गलत बात है भाई। सीबीएसई इस तरह की हरकतें नहीं करती। IN क्या है भाई, पूरा लिख के दो यहाँ पे।
तो आई एन का मतलब है log x, तो आपको x की पावर 3 और log का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, x की पावर 3 और log x का डेरिवेटिव करना है। सिंपल सिंपल प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर के साथ में log x आएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर के साथ में log x आएगा। फिर एडिशन साइन x की पावर 3 सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, x से ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई log x, और इसमें एडिंग कर देंगे x की पावर 2, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब इन्होंने इन ऑप्शन में भी हरकतें करी हैं, log x नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, log x को आप inx कर लो, तो आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई inx प्लस में x की पावर 2। ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा आंसर मैच हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देन 19 तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको दोबारा करके क्या करेंगे 20 सॉल्व करेंगे। हमें a का लीस्ट वैल्यू बताना है, सो डैट ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, राइट, 1 से लेकर के 2 के इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। सो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ax का डेरिवेटिव सिंपल a हो जाएगा, और 1 को नोट करने की नीड नहीं है, तो बस ये आ गया 2x प्लस में a इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहना चाहिए इस इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब ये है गाइस जो हमारे x का जो क्रिटिकल वैल्यू निकल करके आएगा वो क्रिटिकल वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा, राइट। जो भी हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे x का वो 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा। सो गाइज अब क्या करेंगे, हम इस x को ना इस 2x प्लस a में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस वाले जो यहाँ पे जो अपने यहाँ पे ये x लिखा हुआ है, इस x को रिप्लेस करना है अपने को 2x प्लस a से। x को 2x प्लस a बनाना है, तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 2x आएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 4 आएगा। कैसे आया भाई, मल्टीप्लाई 2 किया, ये 2x और ये वाला 2x यहाँ पे मैच हो गया। अब इसमें एडिंग a कर दो, एडिंग a कर दोगे तो बन जाएगा ये 2 प्लस a लेसर देन इक्वल टू 2x प्लस a, 2x प्लस a और लेसर देन इक्वल टू 4 प्लस a, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ आने के लिए एडिंग a कर दिया, एडिंग a करने से ये हमारा डेरिवेटिव बन गया, यहाँ लिख देंगे f डैश x, यहाँ पे आएगा 2 प्लस a लेसर देन इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा लेसर देन इक्वल टू 4 प्लस a। गाइज यहाँ पे ना हमको अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इसका मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये 4 प्लस a है, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव का ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वाला 2 प्लस a है, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव का मिनिमम वैल्यू है। क्वेश्चन आपसे लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो गाइज डेरिवेटिव का मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 प्लस a है, एंड क्वेश्चन कहता है कि जो फंक्शन होना चाहिए ना वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होना चाहिए इसका मतलब ये है कि वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और डेरिवेटिव का मिनिमम वैल्यू ये 2 प्लस a है, ठीक है। डेरिवेटिव का मिनिमम वैल्यू 2 प्लस a है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 प्लस a का वैल्यू आइदर 0 हो जाए, ठीक है, आइदर 0 हो जाए और 0 से ग्रेटर रहे। तो अब आप 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो बनेगा a ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि a आइदर -2 होना चाहिए और -2 से बड़ा होना चाहिए, आइदर a -2 होना चाहिए और -2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ a बताना था, तो हमें पता चला कि a का वैल्यू जो लीस्ट रहेगा वो -2 रहेगा, ठीक है। a का वैल्यू जो लीस्ट रहेगा वो -2 रहेगा, आइदर -2 रहेगा और -2 से ग्रेटर रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, वेरी वेरी गुड। एंड यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी का 21 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसका दूसरा नेम क्या है, तो इसका दूसरा नेम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। क्या है भैया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसकी हेल्प से फाइंड किया जाता है, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी भैया सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से फाइंड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा नहीं आएगा अपने एग्जाम में यार, ये कैसे कैसे क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है ये, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये वाला क्वेश्चन अपने एग्जाम में अपने को देखने को कभी नहीं मिलेगा। अप्लाइड मैथ्स का प्रैक्टिकल पेपर है, इसके अंदर हमसे क्वेश्चन न्यूमेरिकली सोल्व करवाए जाएंगे, इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि मुझे भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम था, तो मैंने गूगल की हेल्प लेकर के देखा कि जो पहला इंडेक्स नंबर था भाई वो हमारा 1764 में बनाया गया था,
ठीक है, 1764 में बनाया गया था। तो ओसवाल ने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे डाले हुए हैं जो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस हैं। जैसे पहले वाले सैंपल पेपर के अंदर बाय बर्नौली ट्रायल्स का एक दूसरा नाम पूछा गया था जिसका नाम था डिचोटोमस, राइट। इसी तरह 23 आज के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, अभी पहला इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कब किया गया था। ये तो गाइज आपने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 के इंडेक्स नंबर से क्या लेना देना। हमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में करने को आएंगे, ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो अगर आप कहीं पे नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप लिख लीजिए कि भी 1764 में पहला इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया गया था। और अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, एग्जाम में ये नहीं आएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 24 जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे यार। देखो क्या कहते हैं, कमोडिटी का इंडेक्स नंबर बताना है, राइट। और इंडेक्स नंबर के लिए इन्होंने रिलेटिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि पी का वैल्यू दिया हुआ है, जो P1 बाई P0 इंटू 100 होता है वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है। साथ में वेट दिया हुआ है, वेट को W से डिनोट करते हैं तो W दिया हुआ है। आपको साथ में एक और कॉलम बनाना पड़ेगा PW का, क्योंकि आप जानते हैं आंसर होता है इसका समेशन ऑफ PW डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, राइट। तो यहाँ पे PW करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 181 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4, और 18 इंटू में 4 होता है 7 2, तो 724 आ गया। 116 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 6 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 7 कैरी चला जाएगा, 12 6 जा 72, 7 कैरी है, 12 1 जा 12 करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, कैरी 1 चला गया। 12 1 जा 12 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो जाएगा। एंड 152 को 7 से करेंगे तो 7 इंटू में 2 विल बी 14, 7 इंटू 2 विल बी 14, कैरी 1 चला गया, 7 5 या 35 और 136, कैरी 3 चला गया, 7 1 जा 7 और 3 10। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया है। इन सबको टोटल करेंगे और W का भी टोटल करेंगे और दोनों को डिवाइड करके अपना आंसर फाइंड कर लेंगे, राइट। तो जल्दी फटाफट तेजी में कर देते हैं। देखो 4 प्लस 3 करेंगे 7, 7 प्लस 7 करेंगे 14, 14 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 12, 14 और 12 हो जाएगा टोटल 26। सही बात है, यही हो जाएगा ना टोटल 26। एंड यहाँ पे ऐड करो 4 प्लस 4 8, 8 में 2 ऐड करा 0, कैरी 1 चला गया, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 हो गया है, 3 प्लस 2 5, 5 और 6 11, 10 और 11 विल भी बताओ कितना, 10 और 11 विल बी 21, तो 1 बेस पे 2 कैरी चला गया। 7 और 3 करेंगे 10 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 10 प्लस 5 15, कैरी 1 चला गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3510। 3510 को हमें 26 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 3510 डिवाइडेड बाय 26, राइट। 3150 डिवाइड बाय 26, इसको डिवाइड करो जल्दी से तेजी में, फटाफट से इस क्वेश्चन को उड़ा दो। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर आना चाहिए भैया, कितना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, राइट। ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। बाकी आप लोग चेक कर लेना, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी ही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कंसीडर एन अनबेस्ड क्यूबिक डाइस विद अपोजिट फेसेस कलर्ड आइडेंटिकली, यानी कि जो अपना डाइस होता है इस बार उसके अंदर 1 2 3 4 नंबर नहीं है, हमने अपनी मर्जी से एक डाइस बनाया है और उसके ऊपर कलरिंग करा हुआ है। और कलरिंग कैसे करा है, अपोजिट फेसेस को सेम कलर से करा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो ईच फेस है जो हमने कलर किया है भाई फेस को, वो कलर रेड कलर है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है, सच डैट ईच कलर अपीयर ओनली 2 टाइम्स। ठीक है, दो टाइम्स, यानी कि अगर देखो यहाँ पे इस तरह से करके अगर डाइस है एक, ऐसे करके अगर एक डाइस है अपने पास, ठीक है, अगर ऐसे करके अपने पास एक डाइस है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 और 6, अगर ऐसा डाइस है तो हमने यहाँ पे रेड कलर करा है तो यहाँ पे भी रेड कलर करा है। ठीक है, रेड के बाद कौन सा करा है, ब्लू करा है, यहाँ पे ब्लू करा है तो इधर भी ब्लू करा है, और अगर इधर ग्रीन किया है तो इधर भी ग्रीन किया है। तो इस तरह का डाइस है। ठीक है, अपोजिट फेसिस पे ये 3 कलर अपन ने करे हुए हैं। तो क्वेश्चन अब ये कह रहा है इफ द डाइस इज थ्रोन थ्राइस, थ्राइस का मतलब है n का वैल्यू 3 है, ठीक है ना, n का वैल्यू 3 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रेड कलर, भाई ऑब्टेनिंग रेड कलर का मतलब है जो p का वैल्यू है, जो सक्सेस का वैल्यू है वो रेड कलर का प्रोबेबिलिटी है। तो रेड कलर का प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे रेड कलर 2 बार अपीयर हो रहा है आउट ऑफ 6 कलर, तो 2/6 हमारे लिए सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कह सकते हैं 1/3। एंड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपने को एक Q का वैल्यू चाहिए, फेलियर का वैल्यू चाहिए, डेट इज 1 - 1/3।
तो 1 माइनस 1/3 इज 2/3, ठीक है। n का वैल्यू है, p का वैल्यू है, q का वैल्यू है, r का वैल्यू पता चल जाएगा आगे रीड करने से। ऑन द टॉप फेस ऑफ डाई एटलीस्ट ट्वाइस, ट्वाइस एटलीस्ट ट्वाइस का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो बताना है प्रोबेबिलिटी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपने को फाइंड करना है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू 2 फाइंड करो, और इसमें ऐड करो प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल टू में 3। फॉर्मूला होता है एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे n का वैल्यू है 3, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3c, r का वैल्यू 2 है ना, तो 3c2, p की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 की पावर 2, और इसके साथ में q यानी कि 2/3, तो साथ में q/3 की पावर 3 में 2 माइनस करा 1, एडिंग साइन r इक्वल टू 3 है, r इक्वल टू 3 का मतलब है 3c3, 3c3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 की पावर 3 और साथ में 2/3, 3 में 3 माइनस करा तो यहाँ पे 0, राइट। 3c2 की बात करेंगे तो सिंपल आंसर हमारा 3 होता है। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, तो 3 के साथ में यहाँ पे आ जाएगा 1/9, और 2/3 एक ही बार है, तो सिंपल 2/3 इसमें एडिंग करेंगे। 3c3 का वैल्यू 1 होता है, 1/3 का पावर 3 करेंगे तो 1/27 हो जाएगा, और 2/3 का पावर 0 है, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा। डिनोमिनेटर को सेम रखने के लिए 27 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्योंकि 27 सेम मल्टीप्लाई रहेगा, तो 9 इंटू 3 27 और 3 इंटू 2 6, तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस में 1/27 यानी कि 7/27, राइट। 7/27 दिया हुआ अपने को ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। वेरी 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 इजी क्वेश्चन गाइस, इससे इसी क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। गाइस 26 क्वेश्चन एकदम ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, तो बायनोमियल रैंडम वेरिएबल का मतलब है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 27 पे। क्वेश्चन 27 कह रहा है x एक पॉइजन वेरिएट है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 कितना होगा। भाई प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है बताइए, पहले यहाँ पे फॉर्मूला नोट करिए, इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नोट करिए। फॉर्मूला होता है इसका e की पावर माइनस m इंटू में m की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ r। तो अब आपको इस वाले फॉर्मूले के अंदर पहले r इक्वल टू में 0 पुट करना है और फिर r इक्वल टू 1 पुट करना है, राइट। तो यहाँ पे रहेगा ये e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0, दिस वैल्यू इक्वल टू अकॉर्डिंग टू 1 इट विल बिकम e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई m की पावर 1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है ना। फैक्टोरियल ऑफ 1, यहाँ पे e की पावर माइनस m, e की पावर माइनस m डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास m की पावर 0 के अकॉर्डिंग आंसर 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m, और फैक्टोरियल ऑफ 1 1 होता है, कह सकते हैं हमारे m का वैल्यू 1 आ गया। कितना आ गया भाई, m का वैल्यू 1 आ गया। अब हम यहाँ पे इसी वाले फॉर्मूले के अंदर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यानी कि r इक्वल टू में 2 पुट करेंगे और m का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 2 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2, e की पावर माइनस 1 सेम रहेगा मल्टीप्लाई m की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 2 होता है, 1 की पावर 2 करेंगे 1 आएगा, यानी कि e की पावर माइनस 1 ओवर 2, e की पावर माइनस 1 ओवर 2 का मतलब है, मतलब ये अपने को ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ, हमें इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो आंसर होगा 1 अपॉन में 2e, ठीक है ना। 1 अपॉन में 2e बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, इस लेवल के क्वेश्चन आपको 100% प्रैक्टिस करने हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विच लाइज टू द राइट ऑफ z इक्वल टू माइनस 0.68। तो गाइस ध्यान से देखो, ये आपका एक नॉर्मल कर्व है, दिस इज द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व पे यहाँ पे आता है हमारा z इक्वल टू में 0 और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो ये दिया हुआ है नेगेटिव 0.68, ठीक है। नेगेटिव 0.68 से राइट हैंड साइड की बात हो रही है, यानी कि आपको ये वाला पूरा एरिया बताना है कितना होगा, राइट। आपको बताना है कि ये वाला पूरा कंप्लीट एरिया कितना है, राइट। और गाइज अगर अपने को ये वाला कंप्लीट एरिया बताना है एंड हम इसके अंदर ये जो नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, नेगेटिव नंबर का डायरेक्ट एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसके अंदर सिमेट्रिसिटी की हेल्प लेंगे, और सिमेट्रिसिटी की हेल्प लेकर के इस वाले नेगेटिव को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, सो डैट ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। अगर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0.68, ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.68। गाइज ये जो यहाँ पे ब्लैंक एरिया देख रहे हो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ब्लैंक एरिया में,
और जो मैंने रेड लाइन से शेडिंग रीजन बना रखा है वो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हो मैंने एक तरह की मिरर इमेज बना दी। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये नेगेटिव वैल्यू डायरेक्ट इवैल्यूएट नहीं हो सकती। तो जो ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा, और यहाँ पे आपको इस शेडिंग रीजन का एरिया बताना है, और शेडिंग रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ 0.68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इस वाले शेडिंग रीजन का एरिया कितना होगा, एफ ऑफ 0.68, और जो इस वाले शेडिंग रीजन का एरिया है वही इस वाले शेडिंग रीजन का एरिया होगा। तो जो राइट वाला आंसर है वो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0.68 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 28 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 29 एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और आपको बोला गया है कि ए ने टोटल 1/3 कैपिटल सब्सक्राइब करी है, बी ने टोटल 1/4 कैपिटल सब्सक्राइब करी है, सी ने 1/5 सब्सक्राइब करी है, और डी ने रिमेनिंग सब्सक्राइब करी है। गाइस 1/3, 1/4, 1/5 और जो रिमेनिंग बचेगा उन सबको अगर हम रेशो फाइंड करेंगे तो वो रेशो ऑफ कैपिटल हो जाएगा, यानी कि रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं पे टाइम के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि टाइम यहाँ पे सभी का सेम है, और जब टाइम सेम होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनके कैपिटल रेशो में डिवाइड होता है, इन्वेस्टमेंट रेशो में डिवाइड होता है। तो जो हमें यहाँ पर इन्होंने रेशो दिया हुआ है 1/3, 1/4, 1/5 और जो रिमेनिंग है डी का, इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए जरा ए और सी का प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए को कितना दिया जाएगा और सी को कितना दिया जाएगा। तो ए को भाई 1/3 दिया जाएगा और सी को 1/5 दिया जाएगा, ए को 1/3 और सी को 1/5। तो ये है 2460, 2460 का 1/3 जाएगा ए को, एंड 2460 का 1/5 जाएगा हमारे सी को। यही तो हमें इवेल्युएट करना है, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पे कट करेंगे 8 आएगा, 3 को पे कट करेंगे 2 आएगा और 0 आएगा। 820 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बट इसमें एक नन ऑफ दिस भी है, तो इसको 5 पे भी डिवाइड कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो 5 इंटू में 4 विल बी 40, देन 5 इंटू में 9 विल बी 45, देन 5 इंटू में 2 विल बी 10। तो 820 और 492, यस ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स के अंदर 7 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं, 7 एक प्राइम नंबर है, तो दो तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, 1x7 और 7x1 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। गाइस 31 क्वेश्चन के अंदर बताना है कि 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। भाई सबसे पहले तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, तो इसके अंदर आप k को बाहर ले लो, k की पावर 3 बाहर आएगा डिटर्मिनेंट a। तो k की पावर 3 का मतलब है यहाँ पे बनेगा 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। एंड मैंने आपको अभी बताया था गाइज ये वाला जो a डिटर्मिनेंट है ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले को ध्यान से देखो, नीचे वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, वो सब जीरो है, राइट। नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, यहाँ पे सब जीरो है। तो अगर नीचे वाला पोर्शन सारा जीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट होगा मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट। 144 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 27 ये बन जाएगा 27 और इसके साथ में यहाँ पे 4। अच्छा इन्होंने 4 तो पुट ही नहीं करना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, तो बस इसका आंसर आ गया गाइस 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर डी में डिटर्मिनेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में डिटर्मिनेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। गाइज एकदम ही इजी क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन में वैल्यू बताना है, तो इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, p की पावर 2 आ जाएगा, फिर माइनस साइन, और फिर p-1 का मल्टीप्लाई कर देंगे p+1 से। p-1 p+1 मुझे याद दिलाता है a प्लस बी a माइनस बी का, तो ये बन जाएगा p² - 1, ये रहेगा p² माइनस में p² एडिशन 1, p² कैंसिल, 1 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया हुआ है कि जो a है वो इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, राइट। जो a है वो इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, और ये a कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। गाइस अगर a सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है गाइस, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 2x, x+1, 2 और 4 का टोटल वैल्यू जीरो है, राइट। तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8x, फिर यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 12 - में 8x, 12 - 8x - 2x - 2 इक्वल टू में 0।
8x और 2x को सोल्व करेंगे नेगेटिव 10x, और 12 और 2 को सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव 10, दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। नेगेटिव ऑफ 10x इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ 10 बोले तो x इक्वल टू पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। गाइस 34 क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है और बताना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, 16x की पावर 2 का डेरिवेटिव सिंपल 32x हो जाएगा। 16x का डेरिवेटिव -16 हो जाएगा, 28 को नोट नहीं करेंगे, दिस टोटल इक्वल टू 0। 16 अपोजिट साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं कि 32x का जो टोटल वैल्यू है वो पॉजिटिव 16 है, और हमारे x का वैल्यू बन जाएगा गाइज यहाँ पे 32/16, सॉरी 16/32 यानी कि 1/2। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 1/2। गाइज अगर x का वैल्यू 1/2 है तो हमें अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो 1/2 है ये मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करेगा या मिनिमम वैल्यू जनरेट करेगा। तो उसके लिए हमें इस डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 32x का डेरिवेटिव 32 आएगा। 32 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब है मिनिमम वैल्यू, राइट। पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू जनरेट होएगी। तो यानी कि अगर हम फंक्शन के अंदर 1/2 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा, इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा। तो देयर इज ए मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू है क्या वो हमें चेक करना है। तो 1/2 को गाइज आप इस फंक्शन के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस में 16 मल्टीप्लाई 1/2 आएगा और प्लस में 28 आएगा। 4 से 16 कट करेंगे 4 आएगा, तो 4 माइनस यहाँ पे 8 प्लस में 28। 4 और इसको सोल्व करेंगे, सॉरी -8 और 28 करेंगे 24, 24 में 4 जमा करेंगे तो 24। ठीक है, कितना आ गया, 24 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच हो गया, 24 इसका मिनिमम वैल्यू है और कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। गाइस 35 क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि फंक्शन को टोटल 3 बार डेरिवेटिव हमें करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 4 बेस पे आएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे ना, तो 5 - 2x की यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, देन मल्टीप्लाई 5 का डेरिवेटिव 0 और -2x का डेरिवेटिव -2। 4 और -2 को करेंगे तो -8 हो गया, तो -8 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 2x की पावर 3, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर आएगा, तो 3 को -8 से करेंगे तो -24, एंड यहाँ पे 5 माइनस में 2x की पावर 2, और फिर 5 का 0 और -2x का -2। -24 को -2 से करेंगे तो पॉजिटिव 48 आएगा, ब्रैकेट में 5 माइनस 2x की पावर 2 आएगा। ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव था। यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 का डबल 96 होता है, तो 96 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 2x की पावर 1 आएगा। 1 को नोट करने की नीड नहीं है। विद इन ब्रैकेट 5 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव -2। 96 का अगर हम डबल करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है डबल करना, और माइनस साइन भी आएगा। सो 2 6 12, 2 6 12, कैरी 1 चला गया, 2 9 18 और 1 19, तो -192 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 2x। हमें इनको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -192 को 5 से करेंगे तो माइनस में 960 आएगा, -192 को पॉजिटिव 2x से करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस साइन आएगा, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, x आएगा, 19 को 2 से करेंगे तो 38 आएगा, तो 384x माइनस में 960। राइट गाइस, 384x माइनस में 960, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। गाइस 36 क्वेश्चन के अंदर हमें टेंजेंट का स्लोप बताना है 0 0 पे। तो अपन इसका सिंपल डेरिवेटिव करेंगे, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट x की पावर 2 + 1 आएगा, फिर माइनस साइन, 2x सेम रहेगा तो भाई 2x को सेम कर देंगे, एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 नोट नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में अपन x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस वाले फंक्शन के अंदर हमें 0 पुट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर तो भाई 0 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 रहेगा, तो 2 × 1 बाय यहाँ पे 0 करेंगे तो आएगा 1 की पावर 2, तो वैल्यू बन गई 2 माइनस में 0 बाय 1, 2 माइनस में 0 बाय 1 का मतलब है 2, और 2 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। गाइस 37 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हालांकि अभी सैंपल पेपर में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा ट्रू है।
तो स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है क्या करंट ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें आप एवरेज चेंज फाइंड करते हो इंडेक्स नंबर का? बिल्कुल भी नहीं भाई। करंट ईयर एक वो ईयर होता है जिस ईयर का इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि जिस ईयर का एवरेज करते हैं। तो ये गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 कहती है बेस ईयर इज ए ईयर ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल सही है भाई, बेस ईयर एक रेफरेंस ईयर भी होता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। एंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर इज 100, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आप लिख लो भैया, नेवर कम इन एग्जाम, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। गाइस 38 क्वेश्चन के अंदर हमें रियल वेज फाइंड करना है, और यहाँ पे हम रियल वेज का फॉर्मूला सबसे पहले नोट करेंगे। रियल वेज का फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल वेज। एक्चुअल वेज का मतलब जितना आपको रिसीव होता है, एक्चुअल वेज डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर। एक्चुअल वेज और इंडेक्स नंबर हम उन्हीं ईयर का लेंगे जिन ईयर का रियल वेज फाइंड करेंगे। अगर हम पास्ट का रियल वेज फाइंड कर रहे हैं तो पास्ट का इंडेक्स नंबर और पास्ट का एक्चुअल वेज। अगर आज का रियल वेज फाइंड कर रहे हैं तो आज का इंडेक्स नंबर और आज का ही आपका एक्चुअल वेज। तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 96 को रिमूव कर लो, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है। 2018 की ही बातें हो रखी हैं, 2018 का ही इंडेक्स नंबर लेंगे और 2018 का ही हम एक्चुअल वेज लेंगे। तो 2018 में एक वर्कर का वेज था 160, तो यहाँ पे 160 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना भूल गया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, और इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 313, तो दिस डिवाइडेड बाय 313, इसको आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 511.12। 39 क्वेश्चन के अंदर भी गाइज आपको रियल वेज ही फाइंड करना है, करंट ईयर का अलग और बेस ईयर का अलग। तो मैंने आपको बताया, चाहे करंट ईयर का फाइंड करो चाहे बेस ईयर का फाइंड करो, इंडेक्स नंबर और एक्चुअल वेज उसी पर्टिकुलर ईयर का आपको लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस ईयर, बेस ईयर का डेटा यहाँ पे नोट कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ करंट ईयर, करंट ईयर का डेटा यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इंडेक्स नंबर ना 110 से 200 हो गया, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 110 था और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 200 हो गया। सैलरी 330 से 500 हो गई। सैलरी जो है गाइस वो 330 से 500 हो गई, ठीक है। सैलरी ये एक्चुअल सैलरी है जो वर्कर को रिसीव होती थी, तो ये एक्चुअल सैलरी है, और ये वाला आपका IN है, इंडेक्स नंबर है, ठीक है। सैलरी और इंडेक्स नंबर, तो हमें फॉर्मूला मालूम है गाइस, एक्चुअल अपॉन में इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई एक्चुअल है 330, तो 330 बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसिल, 11 से 33 कटेगा 3 पे, तो 300 आंसर आ गया, ठीक है। बेस ईयर का 300 है। इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे एक्चुअल है 500, और ये 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 0 0 0 कैंसिल, 2 पे 100 काट देंगे 50 आएगा, 5 को 5 से करेंगे 25, 5 को 5 से 25 और 0, तो 300 और 250, 300 और 250, ठीक है। 300 250, 300 पहले का 250 अब का, तो 300 और 250, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि हमने 5 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं विद रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन खत्म हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें अप्लाई करेंगे जिसमें n का वैल्यू 5 है, ठीक है। n का वैल्यू 5 है। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आगे पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, 5 कार्ड्स आर स्पेड, स्पेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस बनेगा वो स्पेड कार्ड बनेगा। स्पेड कार्ड 4 होते हैं 13 होते हैं, स्पेड कार्ड 13 होते हैं, है ना। स्पेड कार्ड 13 होते हैं टोटल 52 में से, तो आंसर आ गया सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/4। एंड अपने को अगर क्यू की जरूरत पड़ेगी, फेलियर की जरूरत पड़ेगी, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, टोटल 3/4। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे कार्ड्स ही स्पेड हैं, सभी के सभी कार्ड स्पेड हैं, यानी कि हमारे आर का वैल्यू 5 है। आर का वैल्यू 5 है, क्यू का वैल्यू आ चुका है, पी का वैल्यू आ चुका है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। तो एन का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 5, सभी के सभी कार्ड्स जो हैं वो स्पेड होने चाहिए, तो आर का वैल्यू 5। देन सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1/4 की पावर 5, एंड फेलियर का प्रोबेबिलिटी 3/4, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, 5 सी 5 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि आंसर आएगा 1/4 की पावर 5, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। 40 क्वेश्चन के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है। वेरी इजी था, बस आप ये ध्यान रखेगा जो हमारे इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, वो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे।
गाइस सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 41 क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कतई ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर काटा मार सकते हैं, हमें ये क्वेश्चन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि सैंपल पेपर में दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव डाला हुआ है, तो यानी कि नेगेटिव नहीं होता। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेटमेंट लिखा है यही शो करता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसी टाइम इंटरवल में एक इवेंट का हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ही शो करता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है तो ये उल्टा लिखा है, गलत लिखा हुआ है, तो ये वाली फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है गाइज, 42 क्वेश्चन में कहते हैं ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 200 टाइम्स। ए पेयर ऑफ डाइस का मतलब है हमने दो डाइस के पेयर को, दो डाइस एक साथ 200 बार थ्रो करे हैं, दो डाइस को 200 बार थ्रो किया है। यानी कि हमारे यहाँ पे n का वैल्यू तो 200 है, लेकिन हम जब इसको एक बारी कंसीडर करेंगे तो उसमें दो डाइस थ्रो किए गए, तो ये डबल डाइस का क्वेश्चन है। डबल डाइस के क्वेश्चन में देखना है कि जो सम 9 है वो सक्सेस है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, राइट। अगर हम एक फर्स्ट वाले टाइम को कंसीडर करेंगे तो डबल डाइस के क्वेश्चन में टोटल आउटकम 36 होते हैं। अब इन 36 आउटकम में सम 9 कितनों में आता है वो चेक करना है। तो भाई सबसे पहले 5 और 4 में आता है, इसके बाद 4 और 5 में आता है, देन 6 और 3 में आता है और 6 और 3 में आता है। ये चार ऐसे आउटकम है जहां पे दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो 9 होता है, यानी कि टोटल 4 आउटकम है। ठीक है, टोटल 4 आउटकम है। 4/36 का मतलब है 1/9 हमारे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है। अपने को बताना है कि नंबर ऑफ सक्सेस का मीन कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस का मीन कितना होगा, ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एनपी। कितना होता है, एनपी। तो n का वैल्यू 200 है और p का वैल्यू 1/9 है, तो 200/9 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गाइज 43 क्वेश्चन एक मॉड्यूलर अर्थमेटिक का क्वेश्चन है और जो ये स्टेटमेंट अपने को दे रखी है फालतू की स्टेटमेंट है, इनको रीड करने से टाइम खराब होगा। आप यहाँ पे देखो, यूजिंग 12 आवर क्लॉक, 12 घंटे का यूज करते हुए बताइए अगर अभी का टाइम 8 ओ क्लॉक है तो 49 आवर्स के बाद में क्या रहेगा। 12 घंटे की क्लॉक का यूज करना है तो 49 आवर्स को 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 इंटू में 4 48 होता है, 49 में 48 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। 8 ओ क्लॉक में अगर 1 आवर प्लस करेंगे तो 9 ओ क्लॉक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस 44 क्वेश्चन भी एक मॉड्यूलो अर्थमेटिक जैसा ही क्वेश्चन है। कहते हैं कि अगर अभी दिसंबर है तो 73 मंथ के बाद में कौन सा मंथ होगा। गाइस जो एक ईयर होता है उसका रिपीटेशन 12 मंथ्स के बाद होता है, तो यानी कि इसके अंदर भी हमें 12 से ही डिवाइड करना है। 73 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आएगा। 72 कंप्लीटली डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर आएगा, दिसंबर में 1 ऐड करेंगे तो जनवरी आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई, जनवरी आंसर हो जाएगा। 44 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। गाइस 45 क्वेश्चन न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और ये कोडेड इनइक्वालिटी है और सबका कंपैरिजन सी और क्यू में हो रखा है, राइट। जितने भी ऑप्शन है वो सी और क्यू में कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो अगर गाइस आप सी से क्यू तक आओगे तो यहाँ पे देखो, इन दोनों सिंबल की वजह से, इन दोनों सिंबल की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कोई भी रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं बनाते हैं। तो चाहे ये इक्वल टू की बात करें, चाहे ग्रेटर देन की बात करें, चाहे सिंपल बात करें, सभी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाले सिंबल जो है एक दूसरे के साथ कभी रिलेशन बनाते नहीं है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एक दूसरे के साथ कंबाइन ही नहीं हो पाते, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। गाइस 46 से लेकर के 50 के क्वेश्चन हमारे केस स्टडी क्वेश्चन है और ये बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की केस स्टडी अपने को दे रखी है, जिसकी अगर आप ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये अपने लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का काम करेगा। किसी भी ब्लेड के डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 1/500 है, यानी कि लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी का वैल्यू है 1/500। 1/500 को डेसिमल नोटेशन में डालेंगे तो बन जाएगा 0.002, राइट, 0.002। ये है हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, जो ब्लेड्स हैं वो 10 के पैकेट्स में सेल किए जाते हैं, यानी कि अपने लिए n का वैल्यू 10 रहेगा। ठीक है, n का वैल्यू 10 रहेगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में m का वैल्यू चाहिए होता है, m का वैल्यू n मल्टीप्लाई p होता है, वेयर n का वैल्यू 10 है और p का वैल्यू 0.002 है। 10 को 0.002 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 हमारे लिए m का वैल्यू हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं, यानी कि 46 क्वेश्चन में कहते हैं पैकेट में कोई भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं होना चाहिए यानी कि हमारे लिए r का वैल्यू 0 है, तो अपने को देखना है कि अब r इक्वल टू 0 पे आंसर क्या है।
फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r। ठीक है गाइस, अगर r का वैल्यू 0 है गाइस तो फैक्टोरियल ऑफ 0 भी हमारा 1 होगा। m का वैल्यू 0.02 है और उसकी पावर 0 करेंगे तो आंसर 1 होगा, यानी कि ये भी आंसर 1 आएगा। और e की पावर माइनस m है तो यहाँ पे लिख देंगे e की पावर माइनस 0.02। ठीक है, 0.02। तो e की पावर माइनस 0.02 हमारा आंसर है। बाकी सब चीजें 1 हो चुकी हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। आप कहेंगे सर यहाँ पे हमने e का वैल्यू पुट नहीं करा, हमारे सारे ऑप्शन ही e में दे रखे हैं तो वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, राइट। देखिए गाइस 47 क्वेश्चन कहता है कि बताइए पैकेट में एक डिफेक्टिव ब्लेड है। भाई अगर पैकेट में एक डिफेक्टिव ब्लेड है इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब बेसिकली हमें r इक्वल टू 1 का आंसर बताना है, राइट। हमें r इक्वल टू 1 का आंसर बताना है, क्या होगा तो यहाँ पे लिखेंगे भाई e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू 1 होता है, m की पावर 1 करेंगे तो m होगा और यहाँ पे e की पावर माइनस में 0.02 आएगा। m की वैल्यू पुट करेंगे दोबारा से तो बन जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस 0.02। चेक करिए कहाँ पे है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस 0.02, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो वो हमारा आंसर है। गाइस क्वेश्चन नंबर 48 में कहते हैं प्रोबेबिलिटी बताइए पैकेट में दो डिफेक्टिव ब्लेड हैं, और देखो यहाँ पे ई का वैल्यू भी अपने को दिया हुआ है। तो अगर पैकेट में दो डिफेक्टिव ब्लेड हैं यानी कि हमें आर का वैल्यू 2 पुट करना है, तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा ई की पावर माइनस में 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 की पावर 2। ठीक है ना, 0.02 की पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू 2 होता है, e की पावर पुट करनी है 0.9802, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट 0 पॉइंट मतलब टोटल वैल्यू 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो आंसर बन जाएगा 0.123 और 2 का स्क्वायर 4 ऐसा करके, राइट। तो अब क्या करते हैं 2 के टेबल पे इसको कट कर देते हैं तो 0.0002 आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे बताएंगे मुझे कितना आएगा। वेरी वेरी गुड। तो 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 को 9 से 8 से करेंगे 16 आएगा, 2 को 9 से करेंगे 18 आएगा और 18 और 1 हमारा 19 हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट आएगा तो 3 तो ये रहे, सॉरी 5 तो ये रहे, 6 7 और 8 ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। 0.00019064 है। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करोगे क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन 2 2 2 की टर्म्स में दे रखे हैं, ठीक है, तो अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो 9 से अप्रोक्सीमेट करके इसको 2 कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 0.0002। ठीक है, आंसर बन जाएगा 0.002, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस 49 क्वेश्चन के अंदर हमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट बताने हैं जिनमें एक भी डिफेक्टिव ब्लेड ना हो, नो डिफेक्टिव ब्लेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, ये जो हमें नंबर ऑफ पैकेट दे रखे हैं 10,000, तो गाइस हम 10,000 नंबर ऑफ पैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नो डिफेक्टिव ब्लेड के प्रोबेबिलिटी से, वो हमने पहले फाइंड किया था। तो कहाँ पे है नो डिफेक्टिव वाला, देखो ये रहा 46 नंबर। 46 नंबर का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है e की पावर माइनस 0.02। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस 0.02 और इसका आंसर अपने को ये दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.9802 से, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डिवाइड में 1 के बाद 4 जीरो आ जाएगी, 10,000 कैंसिल तो 9802 पैकेट्स बनेंगे। 9802 पैकेट्स का मतलब है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। 50 हमारे सैंपल पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन है एंड 50 में भी आपको अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट ही बताने हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक डिफेक्टिव ब्लेड हो, और हमें पैकेट्स का डेटा दिया हुआ है कि 20,000 पैकेट्स में से बताइए। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 पैकेट्स मल्टीप्लाई बाय 1 डिफेक्टिव ब्लेड का आंसर चाहिए, तो 1 डिफेक्टिव ब्लेड का आंसर हमने फाइंड किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा 1 डिफेक्टिव ब्लेड का आंसर 0.02 मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस 0.02। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 0.02 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस 0.02 और ई की पावर का आंसर ये दिया हुआ, तो यह आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, इसको भी हम अपना डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं तो ये 9802 अपॉन में 4 जीरो आ जाएगी ऐसे करके।
ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी, राइट। बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, तो 9802 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 4 को 0 से करेंगे 0 रहेगा, 4 को 8 से करेंगे 32 का 3 कैरी चला जाएगा, 2 बेस पे आएगा, और 4 को 9 से करेंगे 36 में 3 ऐड करेंगे तो 39 और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। टोटल वैल्यू बन जाएगी गाइज ये 392.08। 392.08 को इस वाले जीरो से अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 392 हमारा आंसर होगा, और 392 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब सैंपल पेपर नंबर 4 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर डेफिनेटली करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड डिस्कस करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 4। बाय बाय एवरीवन।